लेकिन विपक्ष को हमेशा पक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए यदि उसने राष्ट्र के पक्ष की बात की है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर इस प्रकार का हो गया है कि यदि सत्य भी है, खुली आंख भी है, तो तब भी वो आंखों पर पर्दा डाल लेते। राजनीति करने वाले लोग, ओछी राजनीति कहूँगा मैं तो, करने वाले लोग इससे बाज नहीं आते और इस प्रकार के धार्मिक पर्वों पर रोटियां सेकने का कार्य। मत रोको मुझे, आज़ाद परिंदा हूँ मैं, घुटन से दूर ठंडी हवा का झोंका हूँ मैं, सत्य की नींव में झूठ का कोई कड़ नहीं, हौसलों का एहसास सच्चाई का आईना हूँ मैं। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हम कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्रों या साहित्य क्षेत्रों हर जगह मुखर होकर अपनी बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि मधुकर त्यागी जी की, जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनके आज हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उनकी बेबाक राय जानेंगे। सीधे तौर पर रूबरू होते हैं मधुकर त्यागी से। अच्छा, नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न मेरी है कि एक उद्यमी मधुकर त्यागी जी एक कवि के तौर पर जाने जाते हैं, अपना कविता के सफ़र का वर्णन थोड़ा सा बताइए। यथार्थ साहब, देखिए, मैं पहले अपना परिचय आपको दे दूं। नाम जब भी किसी का लिया जाता है तो नाम में यदि आप लेते हैं, मेरा नाम पढ़ते हैं मधुकर त्यागी, तो मेरे को संकेत जाता है और मैं प्रतिक्रिया के लिए आपकी तरफ देखता हूँ। और यदि आप मेरे को उद्यमी के रूप में बात कर रहे हैं, वो तो एक दूसरा पक्ष रहा, लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, यदि वह परिचय हमारा हो तो वह बड़ा परिचय होता है। क्योंकि यदि मैं कविताओं की, आपने मेरे इस विषय में बात की है, तो कविताएं लिखना मेरा शौक़ है, और शौक़ इसलिए है कि मेरी कविताओं में हमेशा राष्ट्रभक्ति झलकती है। और यदि कविताओं के माध्यम से मैं अनेक मंचों पर जा रहा हूँ और अपना परिचय दे रहा हूँ, तो मैं अपने देश का परिचय दे रहा हूँ। दूसरा, साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का कारण आप भलीभांति जानते हैं कि वो राष्ट्र की पक्षधर पार्टी है। वह वो कार्य करती है जो राष्ट्र के हित में होता है। तो उसकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और जुड़कर मैं भी कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कार्य कर रहा हूँ। तो ये पर एक मेरा परिचय राजनीतिक रूप से ये भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। एक दूसरा मैं परिचय और दे दूं, क्योंकि आपने कविता की बात करी है, तो कविता के रूप में मैं आपको अपना परिचय दूं, क्योंकि हमें हमेशा बांटने के लिए लोग, हम चाहे अंग्रेज़ों की बात करें, चाहे मुगलों की बात करें, और अब भी देश के अंदर कुछ विरोधी लोग ऐसे चल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ये देश बट जाए। तो मैं अपना परिचय इस रूप में भी देना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन इसमें भी हमें बांटने का प्रयास किया जाता है। तो मैं कहता हूं कि मुझे अपने सियासी सफ़र का सामान ना समझा जाए। मैं त्यागी हूं, ब्राह्मण कुल से अलग मेरी पहचान ना समझी जाए। और तिलक है माथे पर, जनेऊ है कांधे पर, अगर समझ रहे हो राम मुझे, तो फरसाधारी परशुराम भी समझा जाए। यानी कि कई बार लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नहीं, आप त्यागी हैं, और त्यागी में भी कौन से त्यागी हैं। तो इस प्रकार बांटने का प्रयास जो होता है, मैं उस बंटने से बचता हूं, मैं एकजुटता की बात करता हूं। त्यागी और ब्राह्मण की आपने बात की है, आपका ये कहना है कि त्यागी और ब्राह्मण एक हैं? हाँ, देखिए, त्यागी और ब्राह्मण एक है। मैं तो जातिवाद का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि ये जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्थाएं हैं कि आपकी कार्यशैली क्या थी, कार्यों को कैसे विभाजित किया गया था। हमारे पुराणों में उल्लेख है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो वर्गों, आप जातिगत ना बटें, आप वर्गों में बटें, अपने कार्यशैली से बटें। तो त्यागी ब्राह्मण होना कोई बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात नहीं है, शूद्र होना कोई नीची बात नहीं है। सब समानता का भाव है, सबको देश के लिए काम करना है, तो हमें जातियों में नहीं बटना है, मेरा कहना ये है। राजनीति और साहित्य में आप क्या समानता देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति की यदि हम बात कर रहे हैं और साहित्य की यदि हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में गहरा नाता है। ये मान के चलिए, एक दो दरिया हैं और उनके बीच में जो ब्रिज है, उस ब्रिज का कार्य साहित्य करता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, जिनका किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर सबसे पहले नाम लिया जाता है, उर्दू के बड़े शायर थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी,
जो देश के भारत रत्न से सम्मानित हैं, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी हमारे साहित्य जगत से ताल्लुक़ रखते थे। तो और साहित्य की राजनीति को जब जब आवश्यकता पड़ी है, जब भी आवश्यकता पड़ी है, राजनीति के लिए हमारा जो साहित्य है वो आगे बढ़कर आया है और उसने वो आईना दिखाया है। राजनीति यदि गलत करने का प्रयास करती है तो उसको समझाने, आईना दिखाने का कार्य भी साहित्य के द्वारा हुआ है, और यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको अच्छा बताने का कार्य भी साहित्य ने किया है। तो साहित्य और अपना राजनीतिक क्षेत्र दोनों में बड़ा जुड़ाव है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी एक कवि कुल से आता हूं और भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होकर मैं अपनी राजनीति में भी कार्य कर रहा हूं और साहित्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास मेरा रहता है। बिहार चुनाव सर पर है, नज़दीकी बिहार में डेट घोषित हो चुके हैं, चुनाव होने हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार वोट अधिकार यात्रा हो या SIR हो, विपक्ष लगातार भाजपा को टारगेट करता है, केंद्र सरकार को टारगेट करता है। इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है यथार्थ भाई, तो सबसे पहले एक बड़ी समस्या है विपक्ष के साथ में। मैं मानता हूं पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, लेकिन विपक्ष को हमेशा पक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए यदि उसने राष्ट्र के पक्ष की बात की है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर इस प्रकार का हो गया है कि यदि सत्य भी है, खुली आंख भी हैं, तो तब भी वो आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं और उनको वो दिखता है कि हमें केवल, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे वोट अधिकार यात्रा की या SIR की, यानी कि वो भारत के जो व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग है, वो व्यवस्था, उस पर भी सवाल उठाते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, कर्नाटक चुनाव आपने देखा। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आप जानते हैं भली भांति, लेकिन वहाँ पर SIR को गलत ठहराया गया। अब आप ये बताइए कि जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग केवल मॉनिटरिंग करता है, लेकिन वहाँ की जो लोकल बॉडी होती है वो सारी व्यवस्था को देखती है। और SIR है क्या? वोट का दुरुस्तीकरण, यानी कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो साफ हो जाए। जो लोग वोट डालने के लिए उनकी उम्र हो गई है, 18 वर्ष के हो गए हैं, उनको जोड़ना है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको हटाना है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी लिस्ट बनानी है जिससे एक सत्य वोट हमारे पास में आ जाए और वो मत करने के लिए जाए। अब जब कर्नाटक में ये सारा प्रकरण हो गया, उसके बावजूद भी वहाँ हुआ, यदि उनके एक नेता ने बयान भी दिया था और उसको इस्तीफा देना पड़ा, भली बात ही, लेकिन इनका यही है कि सबसे पहले इस प्रकार की यात्राएं की जाएं। हाइड्रोजन बम की भी इन्होंने बात की है। तो ये एक नैरेटिव है और इससे फिर वोटों का ध्रुवीकरण करो और अपने पक्ष में वोट को लाने का इनका प्रयास रहता है, और ये केवल भ्रम है। सत्यता पूरी जनता जानती है, वो सारा देश कमल के पक्ष में है, वो राष्ट्र के पक्ष में है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष का एक ही काम रह गया है, भाजपा को टारगेट करने की? जब भी कहीं भाजपा की सरकार बनती है, कभी EVM को दोष दिया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, ऐसे क्या मानते हो इसके पीछे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ किया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, ये बार बार कोशिश करते हैं जहाँ इनकी सरकार नहीं आती वहाँ EVM पर सवाल उठा लेते हैं कि EVM में गड़बड़ झाला है, EVM की वजह से ये जीत पा रहे हैं। 2014 के चुनाव की हम यदि बात करें, 2014 में देखें तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 303 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब इस वाले चुनाव को 2024 में हम आ जाएं तो यहाँ यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या नाम है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वोट घट जाती हैं। अब ये वोट बढ़नी चाहिए यदि उसने, भारतीय जनता पार्टी EVM को हैक करती है, उसमें छेड़खानी करती है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। एक बात और मैं रख दूं साथ के साथ में, अब ये कोशिश भी करते हैं, ये कहते हैं कि सरकारी तंत्र से इन्होंने छेड़खानी की है। सरकारी तंत्र से सबसे बड़ी छेड़खानी संविधान में, कई बार आपने संशोधन देखे होंगे, राजीव गांधी जी ने भी शाहबानो वाले केस के अंदर, यानी कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उस कोर्ट के फैसले को पलटेगा कौन? वो उस कोर्ट को लोकसभा पलटेगी। तो उन्होंने वहाँ पर संशोधन करके कानून को ही बदल दिया, यानी कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम भी कांग्रेस करती आई है। और इमरजेंसी आपातकाल तो बहुत बड़ा उदाहरण है। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि सत्ता हाथ से न छूट जाए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आपको लगता है कि इससे हम पर फर्क पड़ेगा?
ये भी आज के समय का एक बड़ा सवाल भारत के लिए है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो ये सोचते हैं कि भारत कमज़ोर है, कमज़ोर ही रहे, और हम इस देश के अंदर नहीं, हम विश्व में इस देश को कमज़ोर बनाकर हम विश्व में विश्व गुरु बने रहें। लेकिन उसके भ्रम को तोड़ने का कार्य भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो यात्राएं की हैं, उनसे यह बिल्कुल स्पष्ट तय हो रहा है कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं है। अब रोटी, पहले होता क्या था कि हमारी जो स्थिति थी रोटी कपड़ा मकान तक थी, लेकिन उससे निकलकर भारत विकसितता की तरफ आ रहा है। अब जो टैरिफ लगा है वो 50% टैरिफ, वो ये सोच के चलते हैं कि भारत इससे झुकने वाला देश है। झुकने वाला देश ने, आपने अभी देखा होगा दीपावली होकर गुजरी है, और दीपावली के बाद समय में हमने स्वदेशी को अपनाया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी हम देश के अंदर दूसरे स्थान पर आते हैं। उसमें हम ये भली बात देख सकते हैं, यदि एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है कि हमारे देश के अंदर जो सामान निर्मित हो रहा है हमें वही सामान खरीदना है, और दुकानदार भी कोशिश करें कि वही बेचें, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग हो सकती है ये हम भली बात जानते हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, सच में बनकर रहेगा, और विकासशील देशों में, विकसित देशों में हमारी गिनती अग्रिम पंक्ति में हो। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी, 2027 में आप क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, किसी भी राजनेता की पूर्णावृत्ति, यदि आज भारत के प्रधानमंत्री जी का हम देखें 3.0 से आगे बढ़ रहे हैं, योगी जी 2.0 से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी पूर्णावृत्ति क्यों रही है? क्योंकि उन्होंने वो कार्य किए हैं, देश के अंदर वो कार्य किए हैं जो कब के हो जाने चाहिए थे। अब विकास की यदि हम बात करें, पहले मैनिफेस्टो आप देखते थे, चुनाव से पहले घोषणा पत्र जो विपक्ष था उसका होता था, उसमें सिर्फ लिखने के लिए तो तमाम ऐसी बातें होती थी, ऐसा लगता है कि भारत कल ही विकसित हो जाएगा, लेकिन जब सरकारें बनती थी तो धरातल स्तर पर कोई भी कार्य नहीं होता था। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, और मेरा ही मानना नहीं है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी लिखित रूप है, वो धरातल पर आया है। चाहे वो सड़क निर्माण की बात है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है, चाहे किसानों के हक की बात है, चाहे वो गरीबी की बात है, चाहे महिला के उत्थान की बात है, चाहे युवा वर्ग के रोजगार की बात है, तो सारी चीजें वो हो रही हैं जो भारत चाहता था। इसी वजह से रिपीटेशन हो रहा है, और 27 ही क्यों, आगे मैं तो ये मान के चलता हूं कि जब तक इस भारत के अंदर राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमेशा रहेंगी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हम देखना पसंद करेंगे, और योगी जी इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते रहें। और कुल मिलाकर 2027 आप भाजपा में योगी जी को देख रहे हैं? देखिए, बात वही आती है कि हमको उसको देखना है जो राष्ट्र को देख रहा है, और राष्ट्र को देखने के लिए दोनों हैं। भली बाती वो आप जान सकते हैं कि इनके परिवार नहीं हैं, और उसके बावजूद भी दूसरी पार्टियां क्या करती थी, किसी एक जाति को पोषित करती थी, पहले खुद को पोषित करती थी, और किसी एक समुदाय को के साथ रहकर वो कार्य करती थी। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 150 करोड़ जनता उनका परिवार है, और वो उस पूरे परिवार को अपना देश मानते हैं, इसी वजह से उनको सब लोग पसंद करते हैं। एक प्रश्न आपने कहा, तो मैं भाजपा नेता भी हैं आप, और भाजपा में एक्टिव भी हैं, लगातार पार्टी कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। पार्टी के जो छोटा हो बड़ा आयोजन हो, कोई भी आयोजन हो, मधुकर त्यागी उपस्थित दिखाई देते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि भाजपा के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस समय एक गुटबाजी या लॉबी कह सकते हैं, वो दिखाई दे रही है, आप मानते हैं सर? देखिए, मेरा मानना ये है कि कुछ छोटी मोटी समस्याएं सब पार्टी में चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भाजपा का संगठन की यदि हम बात करें, तो ये मेरे ख्याल से भारत का एक बड़ा संगठन है, और ये छोटी मोटी यदि इस तरीके की बातें होती हैं तो ये बैठ के हम भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े कुशल नेतृत्व है उसको बहुत आसानी से शॉर्ट आउट कर लेता है। तो ये छोटी मोटी व्यवस्थाएँ हैं, उससे हमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्योंकि बात वही फिर मैं दोबारा से निकल कर आती है कि जब भी इस तरीके की चीज़ें फैलती हैं, तो जो थोड़ी सी बात यदि कुछ होती है तो बाहर की जनता कोशिश करती है कि इनके अंदर शायद कुछ फूट पड़ रही है। ऐसा नहीं है, एकजुटता है, सनातनी भाव है, और देश को आगे ले जाने का प्रयास है। इस तरीके की बातें होती हैं तो आसानी से शॉर्ट आउट हो जाती हैं, इनसे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सभी साथीजनों से कहना चाहूँगा। आप मेरे सीधे तौर पर आप ये कहेंगे भाजपा गुटबाजी या लॉबी नहीं है? भाजपा के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है, लॉबी नहीं है, परिवार है, और परिवार और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा, बड़ा होता जा रहा। भाजपा में मधुकर त्यागी अपने को किस रूप में देख रहे हैं? मैं
ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं सोच रहा था आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा पहले। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता हमेशा एक कार्यकर्ता रहता है, उसको पद प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ सिंहासन नहीं होते, यहाँ दायित्व दिए जाते हैं और उन दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और उन निर्वहन करने के लिए सामने वाले के कंधे और सामने वाला कितना उसको कर्तव्यपूर्ण और निष्ठावान होकर करता है उसकी परख की जाती है और उसको उसी हिसाब से उसको दायित्व दिया जाता है। और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हमेशा निभाने के लिए मधुकर त्यागी तैयार है। लेकिन आपने प्रश्न किया पद या प्रतिष्ठा, अभी आपने एक बात कही जी, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि भाजपा के अंदर रिसेंटली कुछ ही महीनों में पैराशूट नेता आ गए हैं जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखा दे रहे हैं। अब से पहले कुछ महीने पहले जो कहीं नहीं थे अब वो होर्डिंग से वरिष्ठ बन गए हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वो चयन प्रक्रिया करता है, किसी को दायित्व देने का कार्य करता है, वो किसी पैराशूट को तब ऐसे नहीं उतारता है। वो उसके पूर्व की कार्यशैली, उसकी क्या निष्ठा होगी, वो उस जगह पर एग्जिस्ट करता है, उस दायित्व का निर्वहन करता है या नहीं करता है, वो सारी चीज़ देखने की होती हैं। ऐसा नहीं है किसी भी कार्यकर्ता का हनन किया जा रहा है। वक्त आने पर सबको मौके दिए जाएंगे और वो मौके के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहना चाहिए क्योंकि देश को समर्पित पार्टी है। लेकिन विधायक संजीव शर्मा की बात करी, लेकिन मयंक गोयल की तो कीजिए। नहीं, मयंक गोयल जी तो देखिए वो संगठन का कार्य कर रहे हैं और मयंक गोयल साहब भी, आप ये मान के चलते हैं कि मैंने अभी आपसे बात कही थी दायित्व की, मयंक गोयल जी का भी बहुत बड़ा सफ़र रहा है, चाहे वो संघ की दृष्टि से सफ़र रहा है क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी का तना है और बाकी सब राजनीतिक रूप से चाहे बीजेपी उसकी एक शाखा है। और जब पार्टी को लगेगा कि मयंक जी होंगे या मयंक जी के अलावा और भी कोई कार्यकर्ता होगा तो पार्टी समय पर सबको मौका देगी और सबको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। मैंने वही बताया कि जिसके कंधे जितने मजबूत होंगे पार्टी देखती है और उसको जिम्मेदारी सौंपती है। मधुकर जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौध रहा है कि छठ को लेकर हर वर्ष राजनीति होती है। जब आम आदमी पार्टी थी जब भी राजनीति थी और भाजपा की अब सरकार है अब भी राजनीति है। यमुना एक ऐसा मुद्दा बन जाती है, मैं नहीं समझता कि माँ यमुना को लेकर ये मुद्दा बनना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, जब भी हमारे कोई धार्मिक पर्व आते हैं और सनातनी परंपराओं का देश भारत है और अब छठ पर्व है, सबसे पहले तो इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। और आप जब भली भांति जानते हैं कि छठ मैया भगवान शिव की बहन है और उनकी आराधना करना भगवान शिव की आराधना करने से भी बड़ा है क्योंकि वो एक महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है, एक मातृशक्ति हैं। लेकिन राजनीति करने वाले लोग, ओछी राजनीति कहूँगा मैं तो, करने वाले लोग इससे बाज नहीं आते और इस प्रकार के धार्मिक पर्वों पर रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। हाल ही का प्रकरण मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने देखा था, एक न्यूज़ पे मैं पढ़ रहा था। वहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि यमुना की वही स्थिति है और जाकर वहाँ से पानी लिया, गंदगी दिखाने का प्रयास किया। लेकिन इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने उसको किस तरीके से माँ यमुना की का सफाई की है, जो एक झाग का रूप होती थी, जो लगता था कि ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई केमिकल है, जहां लोग अपने गांवों में पलायन कर जाते हैं कि बिहार चले जाते थे या फिर कृत्रिम तरीके से जलाशय बनाकर उसमें अपने इस 4 दिन के जो वर्गों में बटा हुआ पर्व है उसमें अपनी पूजा अर्चना करते थे। तो रविंद्र नेगी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जाकर उनके उस वीडियो को दिखाया कि बिल्कुल झूठ है और दिखाया वो पानी बिल्कुल साफ़ है और माँ यमुना बिल्कुल पवित्र है और सभी श्रद्धालु जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो राजनीति करने वाले अपनी रोटी सेकते रहेंगे, लेकिन जिनको पता है जो इस देश की धर्म परंपरा को बचा रहे हैं वो बचाने का प्रयास करेंगे। मधुकर जी, हर मुद्दे पर आपने अपनी बेबाक बात की, अब अंत में अपनी काव्य शैली से इसको थोड़ा सा आप इंटरव्यू को विराम दीजिए। देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न किए, कुछ तीखे भी थे और कुछ मीठे भी थे और जवाब देना चाहिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को 4 वर्गों में देखते हैं, गरीबी, महिला, युवा और किसान। वो अन्य किसी भी जाति में नहीं बांटकर इस देश को देखते हैं और इन चारों में सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है युवाओं को।
यदि मैं भी एक युवा हूँ और साहित्य में थोड़ी सी मेरी रुचि रहती है, तो ये अपने देश के युवाओं को अपने कलम से सिर्फ 4 बातें कहने का इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। और हमको यकीनन ऐसा बनना चाहिए कि तुम्हें तो चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं इसमें इंगित कर रहा हूं और पूरे देश के युवाओं को साथ जोड़ रहा हूं। तुम्हें तो चलना चाहिए, तुम्हें तो चलना चाहिए, बारिश हो या आग हमेशा जलना चाहिए, और चलो तो इस जमी को हलना चाहिए, और तुम्हारे कद से इन आसमानों को जलना चाहिए। युवा हो तुम हिंद के, ऐसा असर डलना चाहिए कि इन हवाओं को भी तुमसे पूछ पूछ कर चलना चाहिए। तुम्हें तो चलना चाहिए, तुम्हें तो चलना चाहिए। आप भारत के युवा हैं और युवा देश की रीढ़ होती है। जिस प्रकार से एक शरीर के अंदर हमारी मेरुदंड हमें सीधा रखती है, उसी प्रकार से युवा इस देश को सीधा रखने का कार्य करेंगे। और मैं आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद। और भविष्य में आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं तुरंत उपस्थित होऊंगा। आपने सुना मधुकर त्यागी जी को, लेकिन मधुकर त्यागी जी एक वो डिक्शनरी हैं, मैं समझता हूँ उसका आपको कुछ परसेंट ही मिला होगा। इनके लिए हमें फिर दोबारा आपके सामने बैठना होगा। साहित्य के क्षेत्र में इनके बारे में आपको कविताएं भी सुनवाएंगे, इनके बारे में जानेंगे और विभिन्न मुद्दों पर इनसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।